सस्टेनेब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ एनवायरनमेंट को बचाना ही नहीं होता है। ये है आज की जरूरत को पूरा करना बिना फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज करे। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? कि पावर को लोकल लेवल तक लेकर आना, जहां लोग अपने रिसोर्सेज, अपने साधनों, अपने पॉलिसीज को डिसाइड करते हैं। जब दोनों कॉन्सेप्ट साथ आते हैं तभी बनता है रियल इंक्लूसिव ग्रोथ। वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन पार्क। आज हम एमपीएस 16 का जो डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस का चैप्टर है, इसमें हम यूनिट 22 सॉरी यूनिट 22 सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस टू डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है, इसमें जो कमियां आ रही है वो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस को कैसे चैलेंज कर रही है। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे अमर्ज हुई? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आई एक सेंट्रल कंसर्न, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक सेंट्रल कंसर्न था कि इसको सेंटर में रखकर ही सब कुछ सोचा जा रहा था। एंड गवर्नेंस गवर्नेंस का भी ये सेंटर पॉइंट था, क्योंकि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा था। एनवायरमेंट की क्वालिटी गिरती जा रही थी, पॉवर्टी बढ़ती जा रही थी, असमानता या इनइक्वालिटी थी सोसाइटी में, और क्लाइमेट चेंज बहुत हो रहा था। तो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस जो थी, एक क्रूशियल रोल प्ले करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में। क्योंकि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगी, सस्टेनेबल क्या होती है? निरंतर चलते रहने वाली डेवलपमेंट। ये सेंट्रल पॉइंट हमने क्यों लिया? क्योंकि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी, हमारा एनवायरमेंट डिक्लाइन हो रहा था, उसकी क्वालिटी डिक्लाइन हो रही थी, गरीबी बढ़ रही थी, इनइक्वालिटी थी, क्लाइमेट चेंज हो रहा था। तो डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस ने एक ऐसा रोल प्ले किया ताकि लोकल गवर्नमेंट पीपल और रिसोर्सेज के नजदीक आ सके, ताकि लोकल गवर्नमेंट जो है वो लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके, उनके नजदीक आकर उनकी जरूरतों को समझे। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो था वो इसने इनेबल्स किया लोकल पार्टिसिपेशन को। इससे लोकल लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन करना शुरू किया, जिन चीजों की जरूरत थी उनको प्रायोरिटी में लेकर उनके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी। मतलब जो स्पेसिफिक सॉल्यूशन थे, जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर सॉल्यूशन थे, उनको ढूंढा, एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड कराई, और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट किया। जो ग्रास रूट पर था, ग्रामीण क्षेत्रों में था, विलेज लेवल पर था, अर्बन लेवल पर था। हालांकि डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस जो थी उसने तो खुद बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है, जैसे कैपेसिटी नहीं है, लोग ट्रेन नहीं है, वहां की लोकल प्रॉब्लम्स को समझते नहीं है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है कि स्टेट से फाइनेंस नहीं आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, और अवेयरनेस की भी कमी थी। इतनी सारी कमियां थी, बट फिर भी डिसेंट्रलाइजेशन जो ग्रास रूट पर था वो कोशिश कर रहा है कि चीजें ठीक हो जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस डेवलपमेंट को कहते हैं जो लोगों की आज की नीड को पूरा करे, आज की जो जनरेशन है उसकी नीड को पूरा करे, जो उनकी आज नीड है, बिना कॉम्प्रोमाइज करे कि फ्यूचर की जो जनरेशन आएगी उनकी नीड भी पूरी हो सके। मतलब हम सारे रिसोर्सेज आज ही यूज नहीं कर लेंगे कि फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन है उनको कुछ मिले ही ना। मान लो पानी को हम एक्सेसिव यूज कर लेंगे, वैसे भी सुनने में आ रहा है कि 10 साल 20 साल बाद पानी बचेगा ही नहीं। तो आने वाली जनरेशन्स क्या क्या पानी यूज करेंगी? आने वाली जनरेशन्स को क्लाइमेट क्लीन कैसे मिलेगा? डिफोरेस्टेशन होता जा रहा है, हम एक्सेसिव में जंगल काट दे रहे हैं लकड़ी के लिए, या रोड बनाने के लिए, या डेवलपमेंट करने के लिए। हम ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं जो शायद फ्यूचर की जनरेशन को हार्म हो सकता है, कि हम जब तक ऐसा कुछ छोड़े ही नहीं कि उनकी जरूरतें पूरी हो सके। तो इसीलिए फ्यूचर की जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज किए बिना, उनकी नीड को कॉम्प्रोमाइज किए बिना आज की जनरेशन
की नीड को पूरा करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मीन्स हम डेवलपमेंट को ऐसे करें कि एनवायरमेंट को या रिसोर्सेज को कोई हार्म ना पहुंचे। अगर जैसे कोयले की खानें होती हैं, अगर हम सारा कोयला खोद लेंगे, सारा यूज कर लेंगे, तो आने वाली फ्यूचर जनरेशंस की नीड कैसे पूरी होगी? उनकी जरूरतों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो इसके की फीचर क्या है? ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेकर चल रहे हैं हम। आज का नहीं सोच रहे, हम फ्यूचर का भी सोच रहे हैं। ग्रोथ और कंजर्वेशन में बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। ग्रोथ तो आज हमें करनी है, बट उसके लिए चीजों को कंजर्व भी करना होगा फ्यूचर के लिए। चीजों को बचाना भी होगा, तो दोनों में बैलेंस लेकर चलेंगे हम। और इक्विटी और जस्टिस पर भी फोकस करेंगे हम। तो 3 पिलर्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, हम आर्थिक रूप से भी निरंतर चलते रहें, कंटिन्यूअस इकोनॉमिक ग्रोथ करते रहें, इनकम जनरेशन करते रहें। सोशल सस्टेनेबिलिटी में इक्विटी, इंक्लूजन, पॉवर्टी रिडक्शन, मतलब ये सब भी चले, मतलब समाज में सब कुछ, मतलब गरीबी को भी हम दूर करें, सबको मिलाकर ग्रोथ की ओर चले, डेवलपमेंट की ओर चले। एससी, एसटी, वीमेन सबका इंक्लूजन होना चाहिए। और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? कि नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम बचाएं। ब्रंडलैंड कमीशन से आया था ये 1987 में, जो कमीशन आया था, उसने ये कॉन्सेप्ट को बहुत पॉपुलराइज करा था। इंटरलिंकेज बिटवीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट और शासन के बीच में क्या लिंक है? अभी तक हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट अलग से पढ़ लिया कि निरंतर विकास जो हो रहा है, और गवर्नेंस जो हम गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करा रही है। तो गवर्नेंस एक इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, डिसीजन मेकिंग रोल प्ले कर रही है, जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकें। रिलेशनशिप क्या है? गुड गवर्नेंस तभी होगी जब सस्टेनेबल आउटकम्स आएंगे। गुड गवर्नेंस का मतलब यही होता है कि हम निरंतर अच्छे रिजल्ट लाते रहें, हमेशा अच्छे रिजल्ट्स लाते रहें, तो ही तो गुड गवर्नेंस होगी। अगर आपका जैसे बोले कि गुड रिजल्ट, तो गुड रिजल्ट आप एक सेमेस्टर में अच्छे रिजल्ट ले आओ, वो नहीं होता। गुड रिजल्ट क्या होता है? आप कंटिन्यूटी में हर सेमेस्टर में अच्छे रिजल्ट ला रहे हो, तो आप गुड रिजल्ट आपका। तो वैसे गुड गवर्नेंस वो है जब उनके रिजल्ट से आउटकम जो आ रहे हैं वो कंटिन्यूटी में अच्छे आते रहे। और पुअर गवर्नेंस क्या होगी? एनवायरमेंटल लॉस हो गया, सोशल क्राइसिस, समाज में कुछ कुछ चलता जा रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कोई क्लामिटीज आ गई, फ्लड आ गया, या वो भी गुड गवर्नेंस नहीं है। मतलब अगर हम पहले से तैयार ही नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, हम इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर लेते हैं एक टाइम में कि हम बाकी चीजों को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो सोशल क्राइसिस होंगे। तो इसीलिए गुड गवर्नेंस चाहिए हमें। गुड गवर्नेंस हो तभी होगा जब सस्टेनेबल रिजल्ट आते रहेंगे। और अगर एनवायरमेंट को, सोसाइटी को, सबको हम कोई प्रॉब्लम पहुंचाते रहे, वहां पर प्रॉब्लम्स खड़ी होती रही, तो पुअर गवर्नेंस होगा। गवर्नेंस का रोल क्या है? पॉलिसी को बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना, रिसोर्सेज जो होते हैं उनको रेगुलेट करना। मतलब एक्सेसिव यूज ना करें, जो भी रिसोर्सेज यूज करें उसका ऑप्टिमम यूज करें हम लोग, मतलब उसका भरपूर यूज करें। बट ऐसा नहीं है जैसे एक एप्पल आपके हाथ में, उसको 2 बाइट खाया, फेंक दिया, नया एप्पल ले लिया। तो इससे क्या हो रहा है? रेगुलेशन नहीं हो रहा। हम क्या करें? ऑप्टिमम यूज करें उसका, कि वो पूरा एप्पल खाएं, उसकी जितनी भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो हमें मिले, ताकि हम दूसरा एप्पल खराब ना करें। तो इसीलिए जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं उनको भरपूर यूज करें, फिर आप बाद में और सोचें कि और चाहिए कि नहीं। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस का ही रोल है, और पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस की इंपॉर्टेंस क्यों है? एम्पावर लोकल बॉडीज, मतलब लोकल बॉडीज को पावर देने के लिए, जो पंचायती राज सिस्टम है, जो म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम है, अर्बन लोकल बॉडीज है, इनको पावर देने के लिए हमें डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस चाहिए। अगर सेंट्रलाइज्ड होगी तो सारी पावर सेंटर में ही हो जाएगी। मतलब दिल, अगर हमारी कैपिटल है दिल्ली,
दिल्ली में जो बड़े मिनिस्टर्स मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहती है, अगर सारी पावर इनको ही दे दे तो लोकल लोगों तक पहुंचेगी ही नहीं। लोकल बॉडीज को सिर्फ एक एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ही माना जाएगा। तो इसीलिए डिसेंट्रलाइज करेंगे तो उन तक पावर पहुंचेगी, वो अपने डिसीजन ले पाएंगे, अपनी प्लानिंग कर पाएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है उसको सोच पाएंगे, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग कर पाएंगे। इससे डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस होगी तो सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो प्लानिंग बहुत बेटर तरीके से हो जाएगी। एफिशिएंट यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज, और इससे जो लोकल रिसोर्सेज है उनका यूज हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो अर्बन और रूरल एरियाज में बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि उन लोगों की नीड, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी बाधाएं सब अलग अलग होती हैं। तो बेसिक अमेनिटीज क्या है जो दोनों जगह ही चाहिए। सस्टेनेबल लिविंग के लिए बहुत जरूरी है अच्छा पानी पीने को मिले, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन हो, टॉयलेट्स बने हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, हाउसिंग हो, हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी। डिसेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकल नीड्स एंड इफेक्टिव डिलीवरी। डिसेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन ये इंश्योर करते हैं कि जहाँ लोग रहते हैं उनकी लोकल नीड्स क्या है और उनको क्या बेटर डिलीवर किया जा सकता है। अब सेंटर में बैठकर आप लोकल लोगों की नीड्स को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए वहां की नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वहां पर भी सरकार होनी चाहिए जो फैसले ले सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगी? पहला तो बेसिक अमेनिटीज पहुंचाई जाए उनको। दूसरा, पॉवर्टी को कम करें और गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनको प्रोवाइड कराएं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम क्या रहता है कि इनकम इनइक्वालिटी को कम करें। जो आज हमारे इंडिया में 5% लोगों के हाथ में 95% इनकम है और बाकी 95% लोगों के पास सिर्फ 5% इनकम है। तो इस इनइक्वालिटी को दूर करना था, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी होगा जब इनकम की इनइक्वालिटी को दूर किया जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाए। और इसके लिए क्या करना होगा हमें? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना होगा, सब लोगों को रोजगार देना होगा, उनकी स्किल को बढ़ाना होगा ताकि वो अच्छे से काम ले सके। सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स लानी होगी जिससे समाज में उन वो और वल्नरेबल कंडीशंस में ना जाए, उनको सोशल सिक्योरिटी मिले। और इंक्लूसिव ग्रोथ, उस ग्रोथ में महिलाएं, बच्चे, बड़े, बूढ़े सब शामिल हो। एससी, एसटी, मार्जिनलाइज माइनॉरिटी, मतलब किसी को रिजर्वेशन देकर, किसी को सब्सिडी देकर, मतलब ग्रोथ में सबको लाना है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, सबकी ग्रोथ होनी चाहिए। तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो एक मेजर रोल प्ले करती है गरीबी दूर करने के प्रोग्राम्स को चलाने में। थर्ड आता है इनकम जनरेशन। अभी इनकम जनरेशन जो है अगर होती रहेगी तो सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी, निरंतर ग्रोथ होती रहेगी। तो इसके लिए स्ट्रेटेजीज क्या है? लोकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना होगा। लोकल इंडस्ट्रीज अगर होंगी तो क्या होगा? लोगों को लोकली रोजगार मिलेगा, उनको शहरों की तरफ नहीं भागना पड़ेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने होंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? जो अपनी मदद खुद करे, वॉलेंटियर बने होते हैं, इसमें कोई सैलरी नहीं मिलती है पोस्ट की। लोग अपनी मर्जी से लोग इकट्ठे होकर ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेते हैं, अपनी मर्जी से कुछ कुछ पैसा उसमें डिपॉजिट करते हैं वो, और उस पैसे की जिसको ज्यादा नीड होती है उसको इंटरेस्ट पे दे देते हैं। जब जो इंटरेस्ट आता है तो जो लोगों ने पैसे लगाए थे उनको इंटरेस्ट में बट भागीदारी मिल जाती है, उनको बांट देते हैं। तो इस तरह से क्या है, किसी की मदद भी हो जाती है और उनके पैसे में भी थोड़ा बढ़ोतरी हो जाती है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? मोस्टली महिलाओं ने बनाए हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो ये एक दूसरे की हेल्प करती है। देन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज को
प्रमोट करना, तो एग्रीकल्चर को बढ़ाना और उससे जुड़ी एक्टिविटीज को बढ़ाना। जैसे मान लो टमाटर की खेती हो रही है, तो उसकी अलाइड एक्टिविटीज क्या होगी? सॉस बनाने की, टमाटर पाउडर बनाने की, सूप बनाने की, मतलब इस तरह की उसके साथ छोटी इंडस्ट्रीज डाल ली जाए। इस तरह की एक्टिविटीज को बढ़ावा देना। स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री, छोटी और मीडियम साइज की जो इंडस्ट्री है, जहाँ मैनुअल काम ज्यादा होता है, ऐसी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना। तो ले क्या होगा? लोगों को काम मिलेगा, इनकम जनरेट होगी। तो डिसेंट्रलाइजेशन अगर होगा तभी ये पॉसिबल है कि कम्युनिटी बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती रहे, लोकल लेवल तक कोई इंडस्ट्रीज खुले, लोगों को वहां जॉब मिले। तो कम्युनिटी बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब जहां सब मिलजुल कर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जाता है डिसेंट्रलाइजेशन से। चैलेंजेस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। चैलेंजेस क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कौन रोक रहा है, क्या बाधाएं आ रही है? तो सबसे बड़ी बाधा तो डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट को काट देना। लार्ज स्केल पे फॉरेस्ट को काटा जा रहा है डेवलपमेंट करने के लिए, घर बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जरूरतें बढ़ती जा रही है, फर्नीचर की, लकड़ी की जरूरतें भी बढ़ती जा रही है, तो फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। तो मेजर चैलेंज है ये क्या है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट इम्बैलेंस। इससे क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है, क्लाइमेट में बैलेंस नहीं बचता, तो इसीलिए बहुत बड़े बड़े भूकंप, फ्लड आना, फ्लड रुक नहीं पा रही है, पेड़ होते हैं तो फ्लड रुक जाती है, सूखा पड़ना, तो ये सब। और बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी एक हमारा लाइफ का सपोर्ट सिस्टम होता है। ये हमें क्लीन एयर, फ्रेश वाटर, फूड, मेडिसिन और क्लाइमेट को भी रेगुलेट करने में बायोडाइवर्सिटी काम आती है। अगर बायोडाइवर्सिटी फेल हो जाए तो ह्यूमन इकोनॉमी और हेल्थ दोनों ही फेल हो जाती है। मतलब बायोडाइवर्सिटी में सब कुछ आता है, सारे जीव, वाटर बॉडीज, जंगल, सब हैबिटेट सारे आते हैं। अगर मान लो हमारी डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी में एक भी जीव कम हो जाता है, एक भी जीव की जाति खत्म हो जाती है, तो क्या इम्बैलेंस आ जाता है। आपको पता होगा, बड़े जीव छोटों को खाते हैं, छोटे और छोटों को खाते हैं, तो इस तरह से एक बैलेंस बना रहता है। ना कोई चीज एक्सट्रीम होती है, ना कम होती है। बट अगर इनमें से एक भी चेन टूट जाए तो बैलेंस बिगड़ जाता है। और अगर बायोडायवर्सिटी का बैलेंस बिगड़ता है तो क्या होता है? क्लाइमेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, थ्रेट क्या है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट खत्म होते जा रहे हैं। हैबिटेट क्या है? एक पर्टिकुलर जीव जंतु का पूरा कुनबा समझ लो, मतलब पूरा खानदान समझ लो, तो हैबिटेट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं। हर उसमें साइकिल चलता रहता है, एक बैलेंस बना रहता है। पेड़ होंगे, पौधे होंगे, पानी होगा, जीव होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, हर हैबिटेट अलग अलग होता है। तो अब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट ही खत्म होते जा रहे हैं, उनमें से चीजें ही खत्म होती जा रही है, तो डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। मतलब बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट है ये। इससे हमें ना क्लीन वाटर मिलेगा, मतलब पानी को भी क्लीन करने के लिए हमें सूक्ष्म जीव चाहिए होता है। अगर वही खत्म कर देते हैं तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है हैबिटेट का, और बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट मिल रहा है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉयट करते जा रहे हैं। जैसे जंगलों को काट दिया, लकड़ी यूज कर ली, अब जानवर कहाँ रहेंगे भाई? जानवर को अगर वहां से कहीं और भेज दिया तो वो जी जीते नहीं है, और उनका बैलेंस भी बिगड़ जाता है। लॉस ऑफ फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, पानी के, जमीन के, उनका भी लॉस हो जाता है। पानी क्लियर नहीं हो पाता। आपको पता है, पानी अगर जैसे समुंदर का, नदियों का पानी या तालाब का पानी सूक्ष्म जीवों से साफ होता है, क्या उनमें मशीनें लगाई जाती हैं? पर अगर फ्लोरा फोना सब कुछ खत्म हो जाएगा तो पानी में काई जम जाएगी, ना वो पीने लायक रहेगा, ना वो किसी और यूज के लायक रहेगा। तो बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट है ये।
इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, अब क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, इसका भी इफेक्ट पड़ता है। मतलब हमें चैलेंजेस क्या है, डिफोरेस्टेशन है, बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, तो इसके इफेक्ट्स भी पड़ते हैं। टेम्परेचर बहुत बढ़ता जा रहा है, आप आपने देखा होगा कि हर साल 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि हम शायद सरवाइव भी ना कर पाए। इरेगुलर रेनफॉल हो रही है, कभी होती ही नहीं है, कभी एक्सेसिव हो जाती है, फ्लड एंड रोड्स, सब कुछ क्लाइमेट चेंज चलता ही जा रहा है। तो ये भी हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रोक देता है। अगर क्लाइमेट चेंज इतना होगा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी से बायोडाइवर्सिटी आ रही है, डिफोरेस्टेशन से, तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो लोकल गवर्नमेंट जो है फ्रंट लाइन पर आकर क्लाइमेट एडाप्टेशन करती है, क्लाइमेट को डैमेज होने से बचाती है। पॉल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है, एयर वाटर सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सब तरह का पोल्यूशन बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है पानी में, अर्बनाइजेशन एक्सट्रीम हो रहा है तो भी पोल्यूशन बढ़ रहा है, बहुत गाड़ियां हो गई है, एसी हो गए हैं, तो ये भी हमारा एक चैलेंज है। ग्राउंड वाटर डेप्लेशन एंड पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर घटता जा रहा है और डीप होता जा रहा है। मतलब पहले अगर 4 मीटर पर पानी मिल जाता है तो 20 मीटर के नीचे भी पानी नहीं मिल रहा है, अगर नीचे खुदाई करी जाए तो ओवर एक्सट्रैक्शन हो गया ना सिंचाई के लिए पानी का। इंडस्ट्रीज में पानी की नीड है तो ज्यादा ले लिया हमने पानी, तो पानी नीचे चला गया। पुअर रिचार्ज मैकेनिज्म, अब हम लोग ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं कि पानी, रेन का पानी है वो वापस ग्राउंड में जाए, हम हार्वेस्ट कर ही नहीं रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हम रिजर्वोयर्स बना दें, पानी को बचाएं, तो शायद हम बच सकते हैं। तो ग्राउंड वाटर डिप्ले जो घटता जा रहा है और पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ये भी एक चैलेंज है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। हेल्थ पुअर होती जा रही है, एनवायरमेंट गिरा तो इससे पब्लिक हेल्थ भी गिर रही है। आपने देखा होगा कि केमिकल्स यूज हो रहे हैं फसलों में, एग्रीकल्चर में, वही खाना हम खा रहे हैं। एक्सट्रीम कैंसर बढ़ता जा रहा है, एक्सट्रीम हार्ट अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। तो हेल्थ, एनवायरमेंट के डिग्रेडेशन से ही हो रहा है ये सब कुछ। डिजीजेस फैलती जा रही है पोल्यूशन और पुअर सैनिटेशन से। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट मतलब जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक बाधा है। कम पढ़े लिखे लोग क्या है, ज्यादा जानते नहीं है, उनकी नॉलेज अधूरी होती है, कम होती है, तो ये सस्टेनेबिलिटी के बारे में ही नहीं जानते, तो इसलिए उनका जो मन करता है वो करते रहते हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर अवेयर नहीं है तो वो पार्टिसिपेशन नहीं करते गवर्नेंस में, तो वो भी लिटरेसी की वजह से हो रहा है। अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो वो अपने अधिकारों को, चीजों को जानते हैं, जागरूक है उसके बारे में। बिना जागरूक जो लोग हैं वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। देन आता है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंट अगर सस्टेनेबल नहीं है तो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। हम नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व नहीं करके रख पा रहे हैं। रीयूने रीन्यूएबल एनर्जी पर अगर हम शिफ्ट हो जाते हैं तो हम एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। बट अभी तक हम इंडिया में तो अगर मैं देखूं तो ऐसी कोई नई इनोवेशंस या कुछ बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। तो रिन्यूएबल एनर्जी बन कम रही है तो हम 100% उस पर शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो इसीलिए एनवायरमेंट को खतरा है। सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न, हमारी जो यूज करने के पैटर्न है वो भी सस्टेनेबल नहीं है। हम या तो ओवर यूज कर लेते हैं या जो चीज ज्यादा मात्रा में उसका यूज नहीं कर पाते हैं, तो ये भी क्या है, नुकसान पहुंचाता है। अब इसमें स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो स्टेट एक क्रुशियल रोल प्ले करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती रहे डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस के थ्रू। तो पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या होता है, स्टेट लेवल पर पॉलिसी क्या बनाई जाती है? एनवायरमेंटल पॉलिसीज बनाई जाती है, डेवलपमेंट पॉलिसीज बनाई जाती है, और उनको नेशनल और ग्लोबल गोल्स के साथ, एसडीजी गोल हम पढ़ चुके हैं किसी चैप्टर में, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये गोल क्या, 8 गोल थे ये, नहीं, 17 गोल है सस्टेनेबल डेवलप, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो थे, एमडीजी वो 8 थे, और एसडीजी गोल 17 गोल है।
इन गोल को अचीव करना है हमें, तो हम अपनी एक्टिविटीज को उस हिसाब से रखें, तब ताकि हम उन गोल्स के साथ अलाइनमेंट कर सके। तो इन गोल्स में क्या है कि पॉवर्टी हटाओ, अच्छा ड्रिंकिंग पानी मिले, सैनिटेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी मिले, लोग पढ़े लिखे हों, इंडस्ट्रीज हों, लोगों को काम मिले, हम क्लाइमेट को भी नुकसान ना पहुंचाएं। तो इस तरह के ये गोल्स हैं जिनको अचीव करना हर कंट्री के लिए मैंडेटरी है। तो ये 2015 से 30 तक का इसमें टारगेट है। जो मिलेनियम गोल्स थे वो 2000 से 2015 तक थे, और 15 से 30 तक 15 इयर्स का गोल दिया गया है जो हमें अचीव करना है। एक अलग से वीडियो बना लूंगी एसडीजी और एमडीजी गोल के लिए, जो आप पढ़ लेना। एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में कुछ अपनी अच्छी नॉलेज डालते हो तो टीचर पर एक इम्प्रेशन पड़ता है और वो आपको अच्छे मार्क्स देता है। भले आपने कम लिखा है, बट अगर आपने ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं जो अवेलेबल तो हैं आपके सिलेबस में, बट मोस्टली लोग पढ़कर नहीं चाहते हैं। मतलब मोस्टली लोग सेम आंसर को रिपीटेड 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 तरीके से लिखते जाते हैं, तो मार्क्स नहीं मिलते। आपने 6 पेज का क्वेश्चन तो कर दिया, बट अगर आप क्वेश्चन 4 पेज का लिख रहे हो, बट आप उसमें सारी चीजें डाल रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड, तो शायद आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा टीचर पर। क्योंकि आप बड़े क्वेश्चन लिख रहे हो, अगर एमए में हो, बीए में हो तो, और अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स में हो तो आपको माइन्यूट माइन्यूट इंफॉर्मेशंस भी चाहिए। स्टेट लेवल की ये थी। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या एफर्ट किए जा रहे हैं, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है डेवलपमेंट स्कीम्स की। नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट किया जा रहा है और कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है। मैनेजिंग द अर्बन एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। आपने देखा होगा घरों का जो कूड़ा निकलता है उसका मैनेजमेंट, उसको रिसाइकल करना और सब वेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है। पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, और सस्टेनेबल प्लानिंग की जाती है शहरों की, ताकि अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। अर्बन लोकल बॉडीज इनके लिए की इंस्टीट्यूट है, वही ये सब काम करती है। लोकल कम्युनिटीज का क्या काम है, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, लोकल रिसोर्सेज को बचाएं, और कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव, मतलब सब लोग मिलकर जिम्मेदारी ले ये कि डेवलपमेंट को इनिशिएट करेंगे, हम सब मिलकर डेवलपमेंट करेंगे। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज क्या है। अगर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन देखना है हमें इन सारी पॉलिसीज का, तो बहुत जरूरी है कि ट्रांसलेटिंग पॉलिसी इनटू आउटकम, हम अपनी पॉलिसीज को आउटकम्स में बदले, उसी को ही हम इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन मानेंगे। मतलब हमने लागू तो कर दिया बट हमें रिजल्ट ही नहीं मिल रहे हैं, तो हमारी पॉलिसीज फेल हैं। तो अगर हम पॉलिसीज को रिजल्ट में बदल लें तो हमारी इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी है कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो। फंक्शंस क्या क्या होंगे, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्लियर एलोकेशन हो, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो, सबको क्लियरली पता हो कि किसको क्या करना है, ओवरलैप ना हो जिम्मेदारियों का, कि हर इंस्टीट्यूट से एक ही एक्टिविटी को करता जा रहा है, जो चार और काम करने थे वो कोई भी नहीं कर रहा है, तो एक काम तो 5 बार हो गया, बाकी के काम हुए ही नहीं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फंक्शनरीज क्या होंगी, कि लोगों को ट्रेंड करना है, पर्सोनल्स मतलब फंक्शन करने वाले कौन होंगे, ट्रेंड और स्किल्ड पर्सोनल्स होने चाहिए। तो हमें पर्सोनल्स को ट्रेन करना है, उनको एक्सपर्ट करना है, ताकि वो ये काम इजीली कर सके। उन लोकल ऑफिशियल्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है। फाइनेंस, उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे से मिलने चाहिए, ग्रांट्स मिले, लोकल टैक्स उनको मिले और टैक्स अच्छे हों, और फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन हो, मतलब पैसा उन तक पहुंचे, बैलेंस हो पैसे का भी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये चैप्टर अभी यहीं पे खत्म होता है। हर चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट के लिए पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आता है, यूपीएससी के पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आता है, अगर कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पढ़ रहा है। एमए बीए हर जगह आता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का चैप्टर जरूरी नहीं है कि आप लोकल गवर्नमेंट से ही जोड़कर पढ़ो, हर फील्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा भर भर के, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड तक चैप्टर्स को पढ़िए, ताकि एग्जाम
पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मटेरियल मिले और आपको बुक्स के लंबे लंबे चैप्टर्स जिनमें से आपको पता नहीं होता कि कितना काम का निकालना और कितना छोड़ना है, वो आपको यहाँ प्रोवाइड हो रहा है। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।